हेलो फ्रेंड्स, मैं अमोल का सर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में आप लोगों को डिस्टिंग्विश बिटवीन 12th एसपी डिस्टिंग्विश बिटवीन आपका क्वेश्चन नंबर 4 में पूरा करा के देने वाला हूं। और जितने क्वेश्चन में कराऊंगा उसमें से ही आपको सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। सर और मैडम सारे डिस्टिंग्विश में आपको इस लेक्चर में लर्न करा के दे रहा हूं। पॉइंट नंबर 1, आप लोग कहां पे भी हो, राइट, हेडफोन लो, अपने कान में डाल दो और लेक्चर सुनते रहना करके। पूरा लेक्चर अगर आप देख लोगे तो आपके 12 में से 12 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे, गारंटी मेरा। इसके बाहर कोई भी डिस्टिंग्विश नहीं आने वाला। सो दोस्तों, आपके टेक्स्ट बुक में जितने भी डिस्टिंग्विश है सब मैंने यहां पे कवर किए हुए हैं। कैसे लिखना है वो भी मैं बताऊंगा। आप लोग अपने सारे दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए, राइट। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सिर्फ देख रहे हैं भाई, राइट, 25-30 हजार व्यूज आ रहे हैं। लाइक अपडेट आपको अगर मिलेगा अगर आप प्रॉपर सब्सक्राइब कर दोगे। आपकी मर्जी लाइक करना है नहीं करना है, बट हाँ, इस लेक्चर का जो जितने हमने मेहनत ली है इसके बाहर एक भी डिस्टिंग्विश नहीं जाएगा। जो बच्चे डिस्टिंग्विश लर्न नहीं कर पा रहे कैसे लिखना है सब बातें बताएंगे। आप सुबह शाम रात कभी भी ये लेक्चर देखो, 2 बार 3 बार 4 बार देखो, आपका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन, सबसे पहले तो देखो एक सैंपल पेपर में अगर हम बात करें तो यहां पे आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 में कोई भी 4 डिस्टिंग्विश में से आपको 3 डिस्टिंग्विश लिखने हैं। जैसे कि यहां पे ट्रांसफर ऑफ शेयर, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर दिया हुआ है, मटेरियलाइजेशन, रीमटेरियलाइजेशन दिया हुआ है, फाइनल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड दिया है, एंड प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट दिया है। ये सब तो कवर है ही आज के लेक्चर में। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मतलब और भी डिस्टिंग्विश है। दोस्तों, आप अगर चाहो तो 1.5 के स्पीड पे भी लेक्चर देख सकते हो, अगर आपका ऑलरेडी पढ़ के हो चुका है तो फटाफट ये सारी चीजें आप एक बार रिवाइज करके खत्म करोगे, राइट। अब ये लिखना कैसे है, बहुत बच्चों का सवाल होता है, सर 4 मार्क्स के लिए एक डिस्टिंग्विश है, कितने पॉइंट लिखे। सर बोर्ड क्या कहता है समझते हैं पहले तो, और ये समझना बहुत जरूरी है। ध्यान दो, पे अटेंशन। आपको मैं उन्हीं के उनका जो कहना है वो पढ़ के बताता हूं, फिर आपके दिमाग में भी कोई डाउट नहीं रहेगा। इन आंसर टू ईच एक्सप्लेनेशन, ठीक है, here in sub question more than 4 points are given for better understanding. The explanation should be to the point. Give suitable subtitle to each point of distinction. Avoid writing unnecessary detail. तो सर हमको क्या करना है, देखो in question number 4 sub question 4 sub question of 4 marks each will be asked. Student have to answer only 3. However, we have given answer of all 4 question. मतलब उन्होंने दिए। In the answer to each sub question, student are expressed to write at least 4 point of distinguish with brief explanation. तो सर आपको सिर्फ 4 पॉइंट ही लिखने हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया है सर, ज्यादा एक्सप्लेनेशन के लिए, मतलब ज्यादा एटलीस्ट बच्चों को अंडरस्टैंडिंग हो तो 10, 12, 15 पॉइंट भी देके रखे। तो सबके सब पॉइंट लिखने हैं क्या? नहीं सर, बिल्कुल ऐसे नहीं करना है। आप 6, 7, 8 पॉइंट अगर याद आ रहे बिल्कुल लिखिए, लेकिन कैसे लिखना है पॉइंट, मीनिंग लिखा, मीनिंग को प्रॉपर एक्सप्लेन किया। आपको मेन हेडिंग भी देना है। When it is done, मेन हेडिंग लिखा, उसका एक्सप्लेनेशन दिया। नेचर ऑफ एक्शन, मेन हेडिंग दिया, उसका एक्सप्लेनेशन दिया। पार्टीज इन्वॉल्व, मेन हेडिंग दिया, उसका एक्सप्लेनेशन दिया। तो अब आप लोगों को इस तरह से प्रेजेंट करना है सारी चीजें। समझ में आ रहा है? अब हम आ जाते हैं हमारे पीडीएफ पे, जिसपे मैंने सारे क्वेश्चन निकाल के रखे हुए हैं। सर और मैम, ये पीडीएफ आपको अपने चैनल पे मिल जाएगी टेलीग्राम, जिसपे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब आपका पूरा का पूरा ध्यान लेक्चर पे होना चाहिए, बाकी सारे डिस्ट्रैक्शन हटा दीजिए। अब आपका पहला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 में से एक ही डिस्टिंग्विश है और वही आने के पूरे चांसेस है। सर क्या? और ये डिस्टिंग्विश अब तक बहुत सारे एग्जाम में आ गया है, 2017 में, 2016 में, 2015 में, 2014 में, और चांसेस है कि इस बार भी आए। क्या है? फिक्स कैपिटल वर्सेस वर्किंग कैपिटल। समझते हैं, ध्यान दो। पहला पॉइंट आप लिखोगे मीनिंग। व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स कैपिटल? फिक्स कैपिटल refers to any kind of physical asset that is a fixed asset, whereas working capital refers to the sum of what current asset। खत्म सर। तो फिक्स कैपिटल में फिक्स एसेट आएंगे, करंट आपका वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट आएंगे, बात खत्म।
सर पॉइंट नंबर 1 मीनिंग, फटाफट मैं 2 3 4 बार बताऊंगा आप लोगों को। आई होप बहुत सारे बच्चों ने पहला डिस्टिंग्विश कर भी लिया होगा, लेकिन मैं आपको 12 चैप्टर के जितने भी डिस्टिंग्विश है सब बताने वाला हूं, तो पेशेंस के साथ आप लोग बने रहिए और जुड़े रहिए और लर्न कीजिए। सर पॉइंट नंबर 1 बोलो, चलो। फिक्स कैपिटल वर्सेस वर्किंग कैपिटल। मीनिंग क्या है? फिक्स कैपिटल रेफर्स टू एनी काइंड ऑफ फिजिकल कैपिटल दैट इज फिक्स एसेट। वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू विच एसेट? करंट एसेट। खत्म। पॉइंट नंबर 2 नेचर क्या है सर? इट स्टे इन द बिजनेस ऑलमोस्ट परमानेंटली। सॉरी परमानेंटली ये वर्ड अंडरलाइन करो। एंड वर्किंग कैपिटल इज सर्कुलेटिंग कैपिटल, इट्स कीप्स चेंजिंग। तो आपको ये वाला पॉइंट देखो, डिस्टिंग्विश तो हो गया सर। नेचर में क्या? फिक्स कैपिटल परमानेंट होता है, वर्किंग कैपिटल सर्कुलेटिंग होता है। आई रिपीट, फिक्स कैपिटल परमानेंट होता है, वर्किंग कैपिटल सर्कुलेटिंग होता है। अगर ये ऑब्जेक्टिव में आया तो भी काम हो गया। सर 2 पॉइंट मीनिंग एंड नेचर। मीनिंग में क्या था? फिक्स कैपिटल फिजिकल एसेट, वर्किंग कैपिटल करंट एसेट। सर नेचर में क्या था? परमानेंट क्या है? फिक्स कैपिटल। सर्कुलेटिंग क्या है सर? वर्किंग कैपिटल। थर्ड पॉइंट इज पर्पस। पर्पस क्या है? फिक्स कैपिटल इन्वेस्टेड इन फिक्स एसेट such as land, building, equipment, etc. Whereas working capital is invested in short term asset underline such as cash, account receivable, inventory। तो ये सारे वो अकाउंट्स के नाम है बैलेंस शीट में जो करंट एसेट में जाते हैं। और फिक्स एसेट में लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये फिक्स एसेट के आपको एग्जांपल दे दिए। तो पर्पस तो यहां पे बता दिया क्या है सर? फिक्स कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फिक्स एसेट, वेयर वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टेड इन व्हाट? शॉर्ट टर्म एसेट। और वहां पे आपको उन दोनों का क्या दे दिया? एग्जाम्पल भी दे दिए मालिक। 3 पॉइंट हुए, मीनिंग हुआ, नेचर हुआ, पर्पस हुआ। जाते 4th पॉइंट पे, सोर्स। फिक्स कैपिटल फंडिंग कैन केम फ्रॉम इशूइंग शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एक्सेट्रा। 4 बातें याद रखो। सर सोर्स क्या है? कहां से पैसा आएगा? सर फिक्स कैपिटल आप लोगों का आएगा इशू करके शेयर्स, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म बॉन्ड, लोन्स, ये सब बातें। वेरएज वर्किंग कैपिटल आप आ सकता है कैन बी फंडेड विथ शॉर्ट टर्म लोन, डिपॉजिट, ट्रेड क्रेडिट एक्सेट्रा। तो मालिक जिसने सेकेंड चैप्टर किया उसको वर्ड भी समझ रहे होगे, लेकिन अगर आप 4th पॉइंट लिखोगे सोर्स, देखो बहुत सारे बच्चे पूछते सर हमें हेडिंग नहीं ली तो चालेल क्या? मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे, आपको हेडर लिखना ही है। इसीलिए पहले 4 पॉइंट तो प्रॉपर समझिए, प्रॉपर लर्न कीजिए, उसके बाद आपको जो दिल चाहे वो करो, लेकिन पहले 4-5 पॉइंट तो जितने उन्होंने कहे सटीक तरीके से लिखिएगा। सर फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, सोर्स में क्या लिखेंगे? फिक्स कैपिटल केम फ्रॉम द इशूइंग शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स जो लॉन्ग टर्म है, राइट। और आपका वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म एसेट इशू करके आपको मिलेगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टर क्या रहेगा? इन्वेस्टर फिक्स कैपिटल में, राइट, इन्वेस्टर इन्वेस्ट मनी इन फिक्स कैपिटल होपिंग मेक फ्यूचर प्रॉफिट, अंडरलाइन फ्यूचर प्रॉफिट, ये वर्ड आना चाहिए। वेयर एज इन वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टर इन्वेस्ट मनी इन वर्किंग कैपिटल फॉर इमीडिएट रिटर्न। तो सर फ्यूचर प्रॉफिट, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के लिए कौन सा रहेगा? फिक्स कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में क्या चाहिए? इमीडिएट प्रॉफिट चाहिए। अगेन ट्रू और फॉल्स में भी आपको एक काम में आएगा लॉजिक। सर ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टर हो गया। नाउ रिस्क की बात देखते हैं। इन्वेस्टमेंट इन फिक्स कैपिटल इन्वॉल्व मोर रिस्क एंड इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल इन्वॉल्व लेस रिस्क। तो सर मोर रिस्की क्या है? फिक्स कैपिटल। लेस रिस्की क्या है सर? वर्किंग कैपिटल। तो मालिक देखो वापस मैं रिवाइज करा रहा हूं मेरे साथ। आई होप जो पहली बार भी ये लेक्चर देख रहा है 12 में से 12 मार्क्स उसके डन होने चाहिए। फिक्स कैपिटल वर्सेस वर्किंग कैपिटल मेन हेडिंग में रिवाइज करा रहा हूं। पहले लिखोगे मीनिंग, फिजिकल एसेट, और वहां पे करंट एसेट। दूसरा पॉइंट लिखोगे नेचर, ऑलमोस्ट फिक्स एसेट परमानेंटली होता है। वर्किंग कैपिटल आपका होता है क्या? सर्कुलेटिंग, मतलब कीप्स चेंजिंग, बदलते रहता है। पर्पस के पॉइंट में क्या लिखोगे? एग्जाम्पल, बैलेंस शीट याद करने का, फिक्स एसेट, लैंड, बिल्डिंग, ये जो है, राइट, तो वो वहां पे आप एग्जाम्पल के तौर पे लिखिए। और पर्पस यहां पे वर्किंग कैपिटल में आप कैश, उसके बाद रिसीवेबल, ये सारी बातें लिख सकते हो। सोर्स, सर शेयर्स, डिबेंचर इश्यू करके फिक्स कैपिटल आएगा। सोर्स में वहां पे हम लिखोगे शॉर्ट टर्म लोन दिया, राइट, उसके बाद डिपॉजिट्स दिया वगैरह वगैरह। ऑब्जेक्टिव, फ्यूचर प्रॉफिट मिलेगा फिक्स कैपिटल में, वर्किंग कैपिटल में क्या मिलेगा? इमीडिएट प्रॉफिट। रिस्क यहां पे फिक्स कैपिटल में ज्यादा है, वर्किंग कैपिटल में कम है। सर 4 में से 4 कितने पॉइंट थे? 6। अगर आप 6 के 6 पॉइंट लिख पाओगे, आपको फिक्स कैपिटल वर्सेस वर्किंग कैपिटल 1 पॉइंट डन हो गया और आपको सारे के सारे मार्क्स मिले।
क्या करना है, 2-3 बार रिवाइज करना है। आई होप आप प्रॉपर इस लेक्चर को, इस पॉइंट को, इस ऑब्जेक्ट, इस डिस्टिंग्विश को आपने समझा रहेगा। मालिक दूसरा इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश जो हर बच्चे को आता है और जिसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है, और अगर आप ये पॉइंट कर रहे हो तो इनडायरेक्टली आपके बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। ओके और आपका जो डीमटेरियलाइजेशन, रीमटेरियलाइजेशन है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट है, वो भी होगा, लेकिन लास्ट तक लेक्चर देखना पड़ेगा। ओके सर, शेयर्स वर्सेस डिबेंचर डिस्टिंग्विश। पहला पॉइंट एज यूजुअल मीनिंग। शेयर्स मतलब क्या? अ शेयर इज अ पार्ट ऑफ डैश डैश कैपिटल। विच कैपिटल? शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। ये तो कितना इजी है सर, मीनिंग लर्न करो। चलो मेरे साथ बोलो, व्हाट डू यू मीन बाय शेयर्स? शेयर इज अ पार्ट ऑफ डैश डैश, शेयर कैपिटल ऑफ व्हाट? ऑफ अ कंपनी। इट इज नॉन एज ओनरशिप सिक्योरिटी, क्योंकि शेयर होल्डर कंपनी के क्या होते हैं? ओनर होते हैं मालिक। मीनिंग लर्न हो गया क्या? हाँ बोलो वंस अगेन, मेरे साथ आपको रिवाइज करना है, रिपीट करना है। बोलो, शेयर is what? Share is a part of the share capital of a company. It is known as ownership security. And what is debenture? Debenture is a certificate of loan taken by company. A certificate of debenture is a certificate of loan taken by a company. Then they are also known as creditorship security. तो ownership security क्या है? Shares. डिबेंचर होल्डर क्या होते हैं? क्रेडिटर होते हैं कंपनी के। समझ में आया कि नहीं? तो पहला पॉइंट, बहुत सारे बच्चे मीनिंग को स्किप करते हैं और उसके अलावा सारे पॉइंट लिखते हैं, लेकिन सर मीनिंग इजी होता है और वो पॉइंट लिखिए, जरूरी है। आपको समझा कि नहीं शेयर का मतलब? ओके सर, तो ओनरशिप सिक्योरिटी शेयर्स, क्रेडिटरशिप सिक्योरिटी डिबेंचर। पॉइंट नंबर 1 होने के बाद पॉइंट नंबर 2, स्टेटस क्या है? स्टेटस पहले लिखा मीनिंग, दूसरा पॉइंट क्या लिख रहे हो? डिबेंचर वर्सेस शेयर्स में, शेयर्स वर्सेस डिबेंचर में स्टेटस। The holder of the share are the owner of the company, therefore share capital is known as dash dash capital। अगर आप बहुत सारे बच्चों के ऑब्जेक्टिव्स लर्न नहीं हो रहे हैं तो इस लेक्चर में आपके ऑब्जेक्टिव्स लर्निंग का भी काम खत्म हो जाएगा। सर क्या? शेयर होल्डर ऑफ शेयर इज द ओनर ऑफ द कंपनी, देयरफॉर शेयर कैपिटल इज ओन कैपिटल, एंड होल्डर ऑफ द डिबेंचर इज क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, एंड डिबेंचर कैपिटल इज लोन कैपिटल और बोरोड कैपिटल। तो मालिक शेयर ये कौन क्या होता है? ओन कैपिटल, और डिबेंचर को मैं किसमें क्लासिफाई करूंगा? बोरोड कैपिटल में। दूसरा पॉइंट हो गया स्टेटस का, एवरीबॉडी समझा आपको। नाउ थर्ड पॉइंट अगेन इज नेचर। इट इज परमानेंट कैपिटल, अंडरलाइन। शेयर्स क्या होता है? परमानेंट कैपिटल। इट इज नॉट रीपेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर की बात होगी। इट इज अ डिबेंचर, इट इज अ टेम्पररी कैपिटल, जनरली इट इज रीपेड आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड। जैसे कि रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आपने अकाउंट पे भी किया रहेगा, 10 साल के बाद, स्पेसिफिक टाइम के बाद डिबेंचर होल्डर को पैसा क्या देना पड़ता है? रीपे करना पड़ता है, उसको उसका पैसा देना पड़ता है। तो नेचर में शेयर में आएगा इट इज अ परमानेंट कैपिटल, डिबेंचर में आएगा इट इज व्हाट? टेम्पररी कैपिटल। वोटिंग राइट किससे होता है? आप तो देख लोगे कि शेयर होल्डर को वोटिंग राइट होता है, डिबेंचर को वोटिंग राइट नहीं होता, लेकिन लैंग्वेज कैसे लिखना है ध्यान दो। शेयर होल्डर बीइंग ओनर एंजॉय नॉर्मल वोटिंग राइट इन जनरल मीटिंग, दे पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। चलो मैं समझा देता हूं, ये पॉइंट भी लिखते आना चाहिए। 12 में से 12 मार्क्स, 20 तो आप लाई दोगे, 32 मार्क्स खत्म हो गए। ध्यान दो, शेयर होल्डर बीइंग द ओनर एंजॉय नॉर्मल वोटिंग राइट इन जनरल मीटिंग। विच मीटिंग? जनरल मीटिंग। दे पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, एंड डिबेंचर होल्डर बीइंग क्रेडिटर डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट। प्रॉपर लैंग्वेज देखो, बहुत सारे बच्चे बोलते सर आम्हाला ते लिहिता येईल का? डेफिनेटली लिखता आएगा। डिबेंचर होल्डर बीइंग द क्रेडिटर डू नॉट हैव व्हाट? वोटिंग राइट। दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। सो शेयर होल्डर कैन पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, डिबेंचर होल्डर कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। ये चौथा पॉइंट आप एक्स्ट्रा पॉइंट भी बना सकते हो। एक वोटिंग राइट का लिखो, शेयर होल्डर वोट कर सकते, डिबेंचर होल्डर वोट नहीं कर सकते। एक मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन का पॉइंट बना दो कि शेयर होल्डर पार्टिसिपेट कर सकते, डिबेंचर होल्डर नहीं कर सकते। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, सर रिटर्न ऑन शेयर इज कॉल्ड डिविडेंड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, तो सब किसी को आएगा राइट। रिटर्न ऑन डिबेंचर इज कॉल्ड इंटरेस्ट। तो ये 2 पॉइंट भी आपने इतना लिखा तो भी चलेगा कि शेयर होल्डर पे जो रिटर्न मिलता है उसे डिविडेंड कहते हैं। शेयर्स पे जो रिटर्न मिलता है उसे डिविडेंड कहा जाता है, डिबेंचर्स पे जो रिटर्न मिलता है उसे इंटरेस्ट कहा जाता है। नाउ आगे पढ़ते हैं। डिविडेंड
इक्विटी शेयर होल्डर रिसीव डिविडेंड एट फ्लक्चुएटिंग रेट वेयरएज प्रेफरेंस शेयर होल्डर रिसीव एट द फिक्स रेट। ये तो मैंने आपको रेगुलर लेक्चर में भी बताया था, लेकिन जिन्होंने कोई लेक्चर अटेंड नहीं किया ध्यान दो, इक्विटी शेयर होल्डर को हम लोग जो भी डिविडेंड देते हैं उनका रेट क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग होता है, मतलब प्रॉफिट हुआ तो मिलेगा, नहीं हुआ तो नहीं भी मिलेगा। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड फिक्स रेट से दिया जाता है। यहां तक समझा? हाँ सर। वैसे ही यहां पे अगर मैं दूसरा पॉइंट बताऊं तो अब जो इंटरेस्ट देना है डिबेंचर होल्डर पे वो इट इज पेड फिक्स एट द टाइम ऑफ इशू, इंटरेस्ट इज पेड इवन व्हेन द कंपनी हैज नो प्रॉफिट। भले कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो, इससे डिबेंचर होल्डर को कुछ लेना देना नहीं, उनको इंटरेस्ट चाहिए मतलब चाहिए। हो सकता है शेयर्स के केस में हम क्यूमुलेटिव में जमा करके बाद में दे, और अगर क्यूमुलेटिव नहीं है तो लैप्स हो जाए, अगर प्रॉफिट नहीं है तो डिविडेंड प्रॉफिट है तो मिलता है, इंटरेस्ट प्रॉफिट हो या लॉस हो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में आपको इतना तो भी समझा क्या कि शेयर होल्डर को मिलता है डिविडेंड, इक्विटी पे डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग होता है, प्रेफरेंस पे डिविडेंड फिक्स होता है, डिबेंचर होल्डर को मिलता है इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट फिक्स रेट से देना ही पड़ता है भले प्रॉफिट हो या लॉस हो। Security. Share capital is unsecured capital. No security is offered to the shareholder. Underline करना, अगर वापस ऑब्जेक्टिव आया तो आपको रटना नहीं है। क्या है सर? शेयर कैपिटल इज अनसेक्योर्ड कैपिटल, whereas डिबेंचर कैपिटल बीइंग लोन कैपिटल इज सेक्योर्ड बाय सेक्योरिंग चार्ज ऑन द कंपनीज प्रॉपर्टी। देखो रिवीजन लेक्चर है वैसे तो, और डिटेल में मैं ज्यादा नहीं जा सकता, लेकिन जितना आपको समझना है उतना तो बता ही दूंगा कि सर डिबेंचर होल्डर जब पैसा देते बोलते हैं कि हमको बदले में कुछ सिक्योरिटी दो, अगर तुम कल जाके कुछ पैसा डुबा के चले गए तो मेजोरिटी मतलब क्योंकि गिरवी कुछ रखा होता है तो कल कंपनी डूब भी गई तो असेट बेच के डिबेंचर होल्डर अपना पैसा निकाल देंगे, बराबर। दैट्स वाइट सिक्योर्ड है। टाइम ऑफ इशू, शेयर इज इशू एट द इनिशियल स्टेज ऑफ द कंपनी फॉर्मेशन, जब कंपनी बनी है तो इनिशियली मैंने शेयर इशू कर दिए। डिबेंचर इशू एट द लेटर स्टेज व्हेन द कंपनी हैज प्रॉपर्टीज टू ऑफर द क्या सिक्योरिटीज। सर ऐसे भी 7 पॉइंट हो गए, हमको लिखने कितने 4 मार्क्स के लिए, एटलीस्ट 5 एक पॉइंट तो भी लिखेंगे, लेकिन इस केस में ज्यादा 10 पॉइंट है तो आपको 6-7 पॉइंट तो भी लिखने चाहिए। suitability, shares are suitable for long term finance and debenture are suitable for medium term finance। तो suitability में एक बार ये पॉइंट कवर कर लेना। टाइप्स, यस सर, शेयर्स के 2 टाइप्स है, तो इसमें देखो आपका और एक क्वेश्चन रिवाइज हो रहा है, हेडिंग्स रिवाइज हो रहे हैं। शेयर्स आर क्लासिफाइड इनटू व्हाट, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, व्हेयरएज डिबेंचर आर क्लासिफाइड इनटू रजिस्टर्ड डिबेंचर, बेरर डिबेंचर, सिक्योर्ड डिबेंचर, अनसिक्योर्ड डिबेंचर। 4 तो हो गए, सेक्योर्ड, अनसेक्योर्ड, रजिस्टर्ड, बेरर, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल। सर अगर बताना ही है तो रजिस्टर्ड डिबेंचर क्या होते हैं कि जो होल्डर होता है उनको ही, जिसका नाम है उसको ही मिलेगा, राइट। बेरर डिबेंचर जो भी कूपन लेके जाएगा उसे इंटरेस्ट मिलेगा। सिक्योर्ड जिसके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी रखी है, अनसिक्योर्ड जिसके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी नहीं रखी है, रिडीमेबल जो कुछ पर्टिकुलर साल बाद पैसे देने पड़ते हैं, इरिडीमेबल लाइफ टाइम नहीं, कंपनी जब लिक्विडेट होगी तब मिलेगा। कन्वर्टिबल जो डिबेंचर इक्विटी में कन्वर्ट होता है, नॉन कन्वर्टिबल जो इक्विटी में जो शेयर्स में कन्वर्ट नहीं हो गए उसे नॉन कन्वर्टेबल कहते हैं। ठीक है सर, टाइप्स खत्म हो गया। पोजीशन ऑन लिक्विडेशन, अगर कंपनी बंद हो रही है, चलो ये पॉइंट तो बहुत बच्चे ने छोड़ भी चुके होंगे, एटलीस्ट एक बार समझ लेते हैं कि क्या पॉइंट था। पोजीशन ऑन लिक्विडेशन, लिक्विडेशन मतलब क्या, जब कंपनी डिसॉल्व हो गई, कंपनी बंद हो गई, कंपनी लिक्विडेट हो गई, सारा सामान अब बेच देंगे हम लोग, देखते हैं तब क्या है। ऑन लिक्विडेशन कंपनी ऑफ अ कंपनी शेयर होल्डर रैंक लास्ट इन द लिस्ट ऑफ क्लेमेंट। क्लेमेंट मतलब क्या सर, शेयर होल्डर का कुछ पैसा रहेगा कि नहीं रहेगा, वो कंपनी से मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे, लेकिन वो लाइन जब बनेगी ना लोगों की मांगने वालों की, तो उसमें सबसे लास्ट में कौन रहेंगे, शेयर होल्डर। कंपेयर टू डिबेंचर की बात चल रही है, डिबेंचर होल्डर बीइंग क्रेडिटर रैंक प्रायर टू शेयर होल्डर फॉर व्हाट, रीपेमेंट ऑफ द ऑन द लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। लेकिन डिबेंचर होल्डर का नंबर क्या आएगा, कंपेरेटिवली फर्स्ट आएगा, राइट, और उसको देने के बाद पैसा बचता है तो फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंड देन आफ्टर इक्विटी शेयर होल्डर। लेकिन हम सिर्फ यहाँ पे शेयर्स और डिबेंचर की बात कर रहे हैं। तो पोजीशन ऑन लिक्विडेशन, ये पॉइंट आप आराम से लिख सकते हो दोस्तों कि इस केस में जब भी कंपनी लिक्विडेट होगी तो प्रायोरिटी लास्ट में दी जाएगी शेयर होल्डर को, और डिबेंचर होल्डर को प्रायोरिटी फर्स्ट दी जाएगी कंपेयर टू आपका शेयर होल्डर। ओके मालिक, तो शेयर्स और डिबेंचर का हो गया लर्न।
डेफिनेट आपने की एक पॉइंट वापस मैं बता देता हूँ। चलो ऐसे भी आई होप आप 1.5 की स्पीड पे देख रहे होगे तो फटाफट आपका हो जाएगा सब चीज़। देखो सबसे पहले क्या था मीनिंग में हमने देखा क्या कि इट इज़ नोन एज ओनरशिप सिक्योरिटी और डिबेंचर क्रेडिटरशिप सिक्योरिटी वाला। फिर दूसरा पॉइंट था स्टेटस, ओन कैपिटल, बोरोड कैपिटल। नेचर में परमानेंट, शेयर इज अ परमानेंट कैपिटल, डिबेंचर इज अ टेम्पररी कैपिटल। वोटिंग राइट, शेयर होल्डर को वोटिंग राइट है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डिबेंचर होल्डर को वोटिंग राइट नहीं है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। देखो इतना फास्ट में क्यों बता पा रहा हूं, यही मैं अगर स्टार्टिंग में बताता ना लेक्चर आपको समझता ही नहीं। तो फटाफट है कि पहले आप डिटेल में समझो और फिर मैं एकदम फास्ट जैसे रिवीजन करते वैसे ही बताऊंगा। ओके, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है सर, शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है। यहां पे डिबेंचर पे क्या होगा, इंटरेस्ट मिलेगा। सिक्योरिटीज, शेयर कैपिटल इज अनसिक्योर्ड कैपिटल, डिबेंचर इज अ सिक्योर्ड कैपिटल। टाइम ऑफ इशू, शेयर इनिशियल स्टेज पे, ये फाइनल मतलब लेटर स्टेज पे। सुटेबिलिटी, लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए शेयर होगा, मीडियम टर्म के लिए डिबेंचर होगा। टाइप सर इक्विटी प्रेफरेंस, यहां पे सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल, इररिडीमेबल, रजिस्टर्ड बेरर, इतना। एंड लास्ट पॉइंट पोजीशन ऑन लिक्विडेशन, प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, डिबेंचर होल्डर को, बाद में किसे मिलेगा, शेयर होल्डर को। दैट्स इट, खत्म सर। तो ये पॉइंट भी मेरा रिवाइज हो गया। फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल किया, शेयर्स और डिबेंचर किया। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आता है, हेडिंग भी मैंने बता दिया है, आप लोगों को मैंने अंदर के पॉइंट भी एक्सप्लेन करके दिए हैं। नाउ सेकंड चैप्टर जिसमें से डेफिनेटली एक डिस्टिंग्विश आने वाला है, सेकंड पॉइंट पे जाते हैं, दैट इज इक्विटी एंड प्रेफरेंस। आप एग्जाम में बैठे हो, आ गया एक क्वेश्चन की डिस्टिंग्विश बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर। ओके, क्या लिखना है आपको, सबसे पहले मीनिंग। अब देखो शेयर्स और डिबेंचर का डिस्टिंग्विश अलग था, ये शेयर्स में ही दो टाइप्स है। कौन सा टाइप्स, एक इक्विटी शेयर और दूसरा कौन सा, प्रेफरेंस शेयर। बराबर, इन दोनों में कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, तो देखो मीनिंग, शेयर्स दैट आर नॉट प्रेफरेंस शेयर आर कॉल्ड इक्विटी शेयर। वाह वाह वाह, क्या बात है। और टीचर कहते हैं फेंको मत, कितना सिंपल सा है। व्हाट डू यू मीन बाय इक्विटी शेयर, तो मीनिंग द शेयर दैट आर नॉट प्रेफरेंस शेयर इट इज कॉल्ड इक्विटी शेयर। हुआ क्या लर्न, चलो रिवाइज करो, बोलो मेरे साथ वापस एक बार। शेयर्स दैट आर नॉट प्रेफरेंस शेयर आर व्हाट, आर कॉल्ड इक्विटी शेयर्स। दिस शेयर्स डू नॉट हैव प्रेफरेंशियल राइट फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। डू नॉट हैव प्रेफरेंशियल राइट मतलब क्या सर, कि जब भी चीजों का बंटवारा होगा, जब लिक्विडेशन के वक्त पैसे दिए जाएंगे, तो इक्विटी शेयर होल्डर को सबसे लास्ट प्रेफरेंस दिया जाता है। और एज ए नेम क्या, प्रेफरेंस वालों को इक्विटी वालों से पहले प्रेफरेंस दिया जाता है। इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसे कि प्रेफरेंशियल राइट उनको नहीं मिलता, किसको, इक्विटी वालों को। ओके सर, मीनिंग समझा। अब हम जाते हैं प्रेफरेंस। प्रेफरेंस शेयर आर शेयर दैट कैरी प्रेफरेंशियल राइट ऑफ द पेमेंट, जैसे उनको डिविडेंड भी पहले दिया जाएगा और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, और जब कंपनी लिक्विडेट होगी तो पैसा भी उनको पहले दिया जाएगा। अब मीनिंग को फटाफट रिवाइज करते ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। मीनिंग सर, शेयर कौन से कैपिटल को इक्विटी शेयर्स कहते हैं, जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है और इनको प्रेफरेंशियल राइट भी नहीं होता, डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। लेकिन प्रेफरेंस शेयर मतलब क्या, प्रेफरेंस शेयर आर शेयर दैट कैरी प्रेफरेंशियल राइट, दो, एक डिविडेंड में और दूसरा रीपेमेंट ऑफ कैपिटल में। पहला मीनिंग का पॉइंट ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जाता है बच्चों को, इसके आगे वाले पॉइंट तो सब सेम होते हैं, ईजी होते हैं। रेट ऑफ डिविडेंड, प्रॉपर हेडिंग बीच में लिखो। अब एक्सप्लेनेशन दो इक्विटी शेयर में। इक्विटी शेयर आर गिवन डिविडेंड एट फ्लक्चुएटिंग रेट डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। अगर प्रॉफिट है, बहुत ज्यादा है तो बहुत ज्यादा डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट कम है तो कम डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट ही नहीं है तो डिविडेंड मिलेगा ही नहीं। तो फ्लक्चुएटिंग रेट से किसको डिविडेंड दिया जाता है, इक्विटी शेयर्स को। क्या रेट ऑफ डिविडेंड में इतना पॉइंट लिख पाओगे, फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड किसको, इक्विटी वालों को। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या मिलता है, फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है, 10% तो 10%, 15% तो 15%। समझ में आ रहा है। चलो रेट ऑफ डिविडेंड में बोलो फ्लक्चुएटिंग किधर है, मतलब चेंजिंग होते रहता है, कहां पे, इक्विटी में। और फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड कहां मिलता है, प्रेफरेंस में। सेकंड पॉइंट लर्न। ओके, वोटिंग राइट, चलो इक्विटी शेयर होल्डर enjoy normal voting right, they participate in the management of their company, whereas preference shareholder do not enjoy normal voting right and they can vote only on the matter affecting their interest। तो सर इक्विटी वाले इतना रिस्क लेते हैं, बराबर, फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, इतना सारा पॉइंट मतलब इतना रिस्क लिया है, तो इसको वोटिंग राइट भी नॉर्मल रहता है, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नॉर्मल वोटिंग राइट नहीं है। अगर उसके इंटरेस्ट को इफेक्ट हो रहा है तो ये वोटिंग राइट उसको आता है करके। रिटर्न ऑन कैपिटल,
इक्विटी कैपिटल कैन नॉट बी रिटर्न ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, मतलब वो जब कंपनी लिक्विडेट होगा तो ही उनका पैसा उनको रिपे किया जाएगा। वेयर एज अ कंपनी कैन इशू विच शेयर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, ये आपने टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर में किया रहेगा। आई रिपीट दोस्तों, और 2-3 पॉइंट है, ध्यान दो, 4 तो पॉइंट हो गए आपके, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इतना तो लिखते आना चाहिए। रिटर्न ऑन कैपिटल में शेयर इक्विटी कैपिटल का रिफंड हम कब करते, रिपे कब करते, जब कंपनी एंड होती है। वेयर एज प्रेफरेंस शेयर हम क्या कर सकते हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं विच कैन बी रिपेड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी। समझ में आया, तो बीच में उसका पैसा हमको रिपेड कर सकते हैं करके। नेचर ऑफ कैपिटल, ये वाला पॉइंट इजी है, सबने लिखना ही चाहिए, लर्न करना ही चाहिए। इक्विटी और प्रेफरेंस के केस में इक्विटी कैपिटल इज नॉन एज रिस्क कैपिटल, वेयर एज प्रेफरेंस कैपिटल इज नॉन एज सेफ कैपिटल। ये तो सबको लिख के आएगा, चलो बोलो मेरे साथ। एक पॉइंट लर्न हो गया सर, 4 मार्क्स में से 1 मार्क्स तो मिल ही जाएगा। नेचर ऑफ कैपिटल, इक्विटी कैपिटल इज नोन एज रिस्क कैपिटल, वेयर एज प्रेफरेंस कैपिटल इज नोन एज सेफ कैपिटल विद स्टेबल रिटर्न। यस सर। नेचर ऑफ इन्वेस्टर, क्या नेचर होगा इक्विटी में जो इन्वेस्ट करते हैं, द इन्वेस्टर हु आर रेडी टू टेक रिस्क इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर, एंड द इन्वेस्टर हु आर कॉशियस अबाउट द सेफ्टी ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट इन प्रेफरेंस शेयर्स। यस सर, तो जो इन्वेस्टमेंट रिस्क टेकर है वो इक्विटी में इन्वेस्ट करेगा, और जो कॉशियस है, जो रिस्क लेना नहीं चाहता, किसका नेचर है दोस्तों, इन्वेस्टर का। लर्न करो पॉइंट, इन्वेस्टर का नेचर, जो इन्वेस्ट कर रहा है, जो रिस्क टेकर है वो कहां पे करेगा, इक्विटी में। जो कॉशियस है, रिस्क लेना नहीं चाहता, वो कहां पे इन्वेस्ट करेगा, प्रेफरेंस शेयर में। तो एक पॉइंट वापस हो गया सर, रिस्क नेचर ऑफ इन्वेस्टर, रिस्क टेकर जाएगा इक्विटी, जो कॉशियस हो जाएगा प्रेफरेंस में। फेस वैल्यू, ये तो लर्न होना ही चाहिए, हर किसी ने ये पॉइंट लिखना ही चाहिए। द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज जनरली 1 और 10, इट इज रिलेटिवली लो, एंड द फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज रिलेटिवली हायर, दैट इज 100 एंड सो ऑन। तो 100 के मल्टीपल में प्रेफरेंस का फेस वैल्यू होगा, और इक्विटी शेयर वैल्यू का इक्विटी शेयर का वैल्यू जनरली फेस वैल्यू लो होता है, दैट इज 1 रुपीज टू 10 रुपीज के बीच में। राइट एंड बोनस, किसको राइट एंड बोनस इश्यू होता है, ये पॉइंट भी देख लो, क्योंकि बहुत बच्चे यही डिस्टिंग्विश को छोड़ रहे, आई डोंट नो व्हाई। इक्विटी शेयर होल्डर इज इंटाइटल्ड टू गेट बोनस एंड राइट इशू, whereas preference shareholder are not eligible for bonus and right issue। सर ट्रू और फॉल्स में अगर आया, देखो एक पॉइंट तो मैंने लर्न करवा के दिया, राइट एंड बोनस किसे मिलेगा, ट्रू और फॉल्स में पूछ रहा हूं क्या। देखो प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर इंटाइटल फॉर बोनस एंड राइट इशू, ट्रू और फॉल्स। सर क्वेश्चन रिपीट करो ना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर इंटाइटल टू व्हाट, रिसीव बोनस एंड राइट इशू। फॉल्स, क्यों सर, क्लियरली है ना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर नॉट एलिजिबल फॉर व्हाट, बोनस एंड राइट इशू, वेयर इज इक्विटी शेयर होल्डर एलिजिबल फॉर व्हाट, बोनस एंड राइट इशू के लिए वो एलिजिबल है, उनको मिलता है, प्रेफरेंस वालों को नहीं मिलता। इक्विटी वालों को बोनस एंड राइट मिलता है, प्रेफरेंस वालों को नहीं मिलता। इक्विटी वालों को बोनस एंड राइट मिलता है, इक्विटी वालों को दे आर नॉट एलिजिबल फॉर बोनस एंड राइट इशू। 8वां पॉइंट डन हो गया। राइट सर, लिखने कितने हैं, 5-6 पॉइंट लिखने हैं मिनिमम आपको, अगर सब याद रह गए तो बहुत अच्छी बात है। कैपिटल एप्रिसिएशन, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इंक्रीज विद द प्रॉस्पेरिटी ऑफ कंपनी, इट लीड टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ शेयर। रेगुलर लेक्चर में मैंने समझाया है कि यहाँ पे कैपिटल एप्रिसिएशन होता है। मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर डज नॉट फ्लक्चुएट, सो इट इज नॉट पॉसिबिलिटी ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन। तो ये पॉइंट ऑलरेडी आप 5-6 पॉइंट लर्न कर चुके हो, तो इसमें आप कैपिटल एप्रिसिएशन हेडिंग वहां पे लिखना, और कैपिटल एप्रिसिएशन पॉसिबल इन इक्विटी शेयर एंड नॉट हैपन इन व्हाट, नॉट पॉसिबल ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन इन प्रेफरेंस शेयर, इतना भी लिख दिया तो भी चलेगा। सर रिस्क का पॉइंट है, रिस्क, इक्विटी शेयर आर सब्जेक्ट टू हायर रिस्क एंड प्रेफरेंस शेयर सब्जेक्ट टू लेस रिस्क, खत्म। क्योंकि इक्विटी वालों को कभी डिविडेंड मिलता है, कभी ज्यादा मिलता है, कभी कम मिलता है, कभी नहीं मिलता है, प्रेफरेंस वालों को तो मिलता ही मिलता है। तो इवन आपने इतना भी लिखा कि रिस्क में इक्विटी शेयर को हायर रिस्क रहता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को लेस रिस्क रहता है। और टाइप्स आप वापस लिख सकते हो, नॉर्मल वोटिंग राइट, इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। तो ये वापस आपके रिवीजन हो रहे मेन क्वेश्चन
के हेडिंग्स समझ में आया। आपका एक क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो इसमें ये वाले टाइप्स आप लिख सकते हो, क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव। इसको मैं छोटा ब्रीफ में एक्सप्लेन करूं क्या? हाँ, क्यूमुलेटिव मतलब सर जिस पे डिविडेंड आज अगर नहीं दिया, इस साल अगर नहीं दिया तो अगले साल इस साल का ही मिलेगा और अगले साल का भी मिलेगा। अच्छा, इस साल भी नहीं दिया, अगले साल भी नहीं मिला और थर्ड ईयर में, तो इस 2 साल का भी क्यूमुलेट होगा और थर्ड ईयर का, ऐसे तीनों साल का मिलेगा। दैट इज अ क्यूमुलेटिव। नॉन क्यूमुलेटिव मतलब एक साल अगर डिविडेंड नहीं मिला तो लैप्स हो जाएगा, अगले साल से अगले साल का मिलेगा। आई होप आपका रिवीजन हो गया। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। जो प्रेफरेंस शेयर इक्विटी में कन्वर्ट हो गए, उस इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो गए, उसे कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। जो प्रेफरेंस शेयर इक्विटी में नहीं कन्वर्ट हो गए उसे क्या कहते हैं? नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, ये तो बता दिया। और पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, दैट्स इट मालिक, खत्म। एवरीवन, क्या दूसरा डिस्टिंग्विश भी लर्न हो गया क्या? हाँ, फटाफट सर इसका एकदम फास्ट वाला रिवीजन करो ना, जैसे मैंने करवाना चाहिए था इस लेक्चर में, लेकिन वैसे करवाता तो बस फिर तो हो ही जाता। चलो फटाफट देख लेते हैं मेन, और यही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस लेक्चर का। ओके, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर, मीनिंग में क्या होता है सर? The share which is not preferential is it called equity share, और preferential मतलब जिसको preferential दिया जाता है किस में? डिविडेंड में और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल के वक्त। रेट ऑफ डिविडेंड कहां पे फ्लक्चुएटिंग है? इक्विटी में। कहां पे फिक्स है? इसमें प्रेफरेंस में। रिटर्न ऑन कैपिटल, सर इक्विटी कैपिटल कैन नॉट बी रिटर्न ड्यूरिंग द, मतलब उसको रीपे नहीं किया जाएगा, और इसको कब रीपे किया जाएगा? सर रिडीमेबल है तो वो कभी भी रिपे कर सकते हैं। नेचर ऑफ कैपिटल, रिस्क कैपिटल है इक्विटी, सेव कैपिटल है प्रेफरेंस। नेचर ऑफ इन्वेस्टर, जो रिस्क टेकर है वो यहां पे इन्वेस्ट करेंगे, जो रिस्क टेकर नहीं है वहां पे इन्वेस्ट करेंगे। फेस वैल्यू 1 to 10 इक्विटी, 100 के मल्टीपल में प्रेफरेंस। बोनस, इक्विटी वालों को बोनस और राइट शेयर मिलता है, प्रेफरेंस वालों को नहीं मिलता। कैपिटल एप्रिसिएशन, इक्विटी शेयर में कैपिटल एप्रिसिएशन होता है, प्रेफरेंस में नहीं होता। रिस्क, यहां पे हायर रिस्क है इक्विटी में, प्रेफरेंस में लो रिस्क है। और टाइप्स तो ऑलरेडी मैंने बता दिए, दैट्स इट, खत्म। सर 3 डिस्टिंग्विश किए, मालिक सब करा के दूंगा। देखो मैं बहुत डिटेल में जा रहा हूं और आपके लिए ही मेहनत चल रही है। होप सो आपको समझ रहा हो, पूरे ध्यान से इस चीज को देख रहे हो, सुन रहे हो जब टाइम मिल रहा है। 12 में से 12 मार्क्स आने ही चाहिए, और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, राइट? यस। ओन कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल, व्हाट इज ओन कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल? अगर ये वाला पॉइंट आया सर, आप एग्जाम में बैठे हो और यहां पे आ गया एक आपको ओन कैपिटल वर्सेस बोरोड कैपिटल, सर क्या करें? हम तो सेकेंड चैप्टर के भरोसे थे, क्योंकि पहले 5 चैप्टर 60 मार्क्स के लिए आते हैं, उसमें से एक डिस्टिंग्विश आ गया ओन कैपिटल वर्सेस बोरोड कैपिटल, और 4 मार्क्स का सवाल, एटलीस्ट 4 पॉइंट तो आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? हाँ सर। मीनिंग, ओन कैपिटल मतलब क्या? इट इज दैट कैपिटल विच इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द शेयर होल्डर। अंडरलाइन सर, लर्न हो गया। वो कैपिटल जो शेयर होल्डर ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है उसे हम ओन कैपिटल कहते हैं। आई रिपीट, जो कैपिटल शेयर होल्डर ने कॉन्ट्रीब्यूट किया हुआ है उसे हम ओन कैपिटल कहते हैं। एंड बोरोड कैपिटल इज दैट कैपिटल विच इज बोरोड फ्रॉम क्रेडिटर, जो हमने क्रेडिटर से बोरो किया हुआ है उसे बोरोड कैपिटल कहेंगे। इट इज ऑल्सो नोन एज डेट कैपिटल। डेप्ट मत बोलो, क्या? डेट कैपिटल, बी साइलेंट है, डेट कैपिटल। Okay sir, own capital versus borrowed capital. Own capital is that capital which is contributed by whom? Shareholder. And borrowed capital which is borrowed from whom? Creditor. Learn हुआ क्या? सबको भाई रिवाइज करना है, भले आप मोबाइल के उस साइड, बराबर मेरे मतलब भले आप फेस टू फेस मेरे सामने नहीं हो, लेकिन जहां पे भी हो डेडिकेशन और शिद्दत से करो, डिसिप्लिन के साथ करो। बोलो, चलो मीनिंग बोलो ओन कैपिटल और बोरोड कैपिटल का। ओन कैपिटल इज व्हाट? इट इज दैट कैपिटल विच इज व्हाट कंट्रीब्यूटेड बाय होम? कंट्रीब्यूटेड बाय शेयर होल्डर, दैट इज द ओन कैपिटल। एंड बोरोड कैपिटल इज दैट कैपिटल विच इज बोरोड फ्रॉम होम? क्रेडिटर्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेट कैपिटल। तो आपको ये ऑब्जेक्टिव में भी आ जाएगा। बोरोड कैपिटल इज ऑल्सो कॉल्ड एज डैश डैश कैपिटल। बच्चे कंफ्यूज, विच कैपिटल? डेट कैपिटल, लेकिन स्पेलिंग क्या लिखोगे? DEBT। यस सर। आगे सोर्स, ओन कैपिटल का सोर्स क्या है? दिस कैपिटल कलेक्टेड बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, बराबर है। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर ना, शेयर में 2 आते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस, तो ये उसका सोर्स है। बोरोड कैपिटल इज कलेक्टेड बाय इश्यू ऑफ डिबेंचर, फिक्स्ड डिपॉजिट, लोन फ्रॉम बैंक एक्सेट्रा। तो इन्होंने जो डिबेंचर लिया, लोन फ्रॉम बैंक लिया, राइट, तो इस डिपॉजिट से पैसा आया, तो इसका सोर्स है। सोर्स लर्न हो गया सर? यस सर। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट,
यस मालिक। द शेयर होल्डर गेट डिविडेंड, ऑलरेडी रिपीटेड पॉइंट है लेकिन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लिखना है सर। ओन कैपिटल में जो ओन कैपिटल पे शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है एज अ इनकम ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। रेट ऑफ डिविडेंड इज फ्लक्चुएटिंग इन केस ऑफ इक्विटी शेयर एंड फिक्स इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो ऑलरेडी पहले जो पॉइंट किया था वो कंसेप्ट क्लियर है, तो ये पॉइंट लिखते आ जाएगा। डेट कैपिटल होल्डर गेट इंटरेस्ट इनकम इन देयर इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट पेड एट फिक्स रेट। खत्म सर, ये वाला पॉइंट भी हो गया थर्ड। ओके, नाउ फोर्थ पॉइंट, स्टेटस क्या है सर? शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी। सर फर्क किसका चल रहा है? ओन कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल का, लेकिन हम किस पे शिफ्ट हो गए? शेयर्स और डिबेंचर पे। लॉजिक समझ रहा है क्या? तुम हाथ के मार्क्स से तुम क्यों गवा रहे हो? सिर्फ तुम्हारा लिंक लग जाना चाहिए था मालिक। समझ में आ रहा है क्या? शेयर होल्डर आर ओनर ऑफ द कंपनी एंड स्टेटस जो बोरोड कैपिटल है, जो डेट होल्डर है, यहां पे देखो डिबेंचर होल्डर नहीं दिखा, क्या लिखा? डेट होल्डर। इसमें सब आ जाएगा, जो डिपॉजिटर हो गए, डिबेंचर हो गए, बॉन्ड्स हो गए, सब। डेट होल्डर क्या होते हैं? क्रेडिटर होते हैं कंपनी के। तो यहां पे बच्चा गलती करता है, वो क्या लिखता है? शेयर होल्डर ऑफ द ओनर, बराबर, लेकिन वहां पे ना डिबेंचर लिख दिया, गलत। क्या बोला? डेट होल्डर। बोलो क्या? डेट होल्डर, स्पेलिंग लिखो। तो स्टेटस में याद रखना, इसमें सब इंक्लूड हो जाएगा, आपका डिबेंचर, डिपॉजिटर, सब सब सब। ओके, वोटिंग राइट। जो ओन कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर, क्या उनको वोटिंग राइट है? हाँ सर, प्रेफरेंस इक्विटी वालों को। इक्विटी शेयर होल्डर एंजॉय नॉर्मल वोटिंग राइट एट द जनरल मीटिंग, वेयर एज डेट कैपिटल जो क्रेडिटर है डू नॉट एंजॉय वोटिंग राइट। खत्म सर। कितने पॉइंट हो गए? 5। लिखने कितने थे? 4। क्या सर 4 ही लिखे क्या? बिल्कुल नहीं, आप जितने पॉइंट दिए ज्यादा से ज्यादा लिख सकते हो लिखो, लेकिन वर्स्ट टू वर्स्ट सिनारियो, ऐसा बच्चा जिसको बोलते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा, उसको तो ये 4 पॉइंट भी आगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो बहुत होशियार बच्चे भी ये लेक्चर देख रहे हैं, आप सबका सारे के सारे पॉइंट लिखने का ट्राई कीजिए। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, द शेयर होल्डर डू नॉट एंजॉय प्रायोरिटी ओवर द क्रेडिटर। यस सर, पहले किसको प्रायोरिटी दिया जाएगा? क्रेडिटर्स को। उनको पहले पैसा मिलेगा, बाद में किसको मिलेगा? ओन कैपिटल मतलब शेयर होल्डर को। दे आर एलिजिबल फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ओनली आफ्टर मेकिंग पेमेंट टू क्रेडिटर एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, अगर मैं क्रेडिटर की बात करूं, बोरोड कैपिटल की बात करूं, द क्रेडिटर गेट प्रायोरिटी ओवर द शेयर होल्डर इन केस ऑफ रिटर्न ऑफ अमाउंट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, मतलब जब कंपनी बंद होता है तब। कि सर इन लोगों को क्या दिया जाएगा? प्रायोरिटी दिया जाएगा। किसे? बोरोड कैपिटल में। चार्ज ऑन असेट, मतलब सर कोई जब पैसा देता है तो कुछ चीज गिरवी रखता है, या वो कहता है कि अगर तू पैसे नहीं दे पाया तो ये चीज में उठा के लेके जाओगे, उसको क्या कहते हैं? उस असेट पे चार्ज क्रिएट करना। तो क्या ओन कैपिटल में कोई चार्ज क्रिएट होता है क्या? तो आंसर इज नो सर। शेयर होल्डर डू नॉट हैव एनी चार्ज ऑन द असेट ऑफ द कंपनी। लेकिन बोरोड कैपिटल में होता है क्या? हाँ, लेकिन कौन सा? अ सिक्योर डिबेंचर होल्डर हैव द चार्ज ओवर द असेट ऑफ द कंपनी। तो चार्ज ऑन असेट का पॉइंट समझा क्या? ओन कैपिटल में कोई भी चार्ज नहीं होता, वेरेस बोरोड कैपिटल में चार्ज अगेंस्ट हम असेट कर सकते हैं करके। और मालिक यहां पे 7 पॉइंट थे आपके चैप्टर नंबर 2 के। डिस्टिंग्विश खत्म। ध्यान दो, 3 डिस्टिंग्विश थे, आपने अब तक 4 मार्क्स से ज्यादा मार्क्स तो हासिल कर ही लिए हैं। समझ में आ रहा है क्या एवरीबॉडी? यस सर। तो आपको इसमें टेंशन लेना नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप लोगों को नसीब अगर खराब रहा और इनमें से डिस्टिंग्विश नहीं पूछा तो क्या? भले अगर डिस्टिंग्विश नहीं पूछा, लेकिन आपने ये लेक्चर देखा ना, तो बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट तो भी आपके क्लियर हो गए सर। लेकिन आएगा ही आएगा, मतलब सारा लेक्चर और पूरा लेक्चर देखिए तो आपको 4 के 4 डिस्टिंग्विश मिलेंगे। आप आधा आधा लेक्चर देखोगे, बोलेंगे सर आम्ही पहिल्या 2 चॅप्टर्सच बघितलं नाही। अगर हमें इतना मेहनत ले रहा हूं आप लोगों के लिए, तो आप लोगों ने अपने लिए खुद थोड़ी तो मेहनत लेनी ही चाहिए। यस सर, नो? यस सर, और हो जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। नाउ सर, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश, जिसमें मैंने अपने चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे एक MCQs भी डाला था और बहुत बच्चों ने वो गलत आंसर दिया था। ध्यान दो सर, आप ब्रेक ले सकते हो, हाँ, क्योंकि मैं तो मुझे पढ़ाना ही पड़ेगा, मेरे और भी बहुत सारी बैचेस है। बट आप लोगों को लगता है थोड़ा पॉज ले लो, पानी वानी पी लो और वापस देखना चालू करो पूरे कंसंट्रेशन के साथ। डिस्टिंग्विश ये वाला पॉइंट। ओके, इनिशियल पब्लिक ऑफर वर्सेस फर्दर पब्लिक ऑफर, जिसे IPO और FPO के नाम से जाना जाता है। इनिशियल पब्लिक ऑफर मतलब क्या? बहुत धीरे से शांति से पढ़ा होगा, समझ लो। Initial public offer refers to an offer of security by an unlisted public company to public for first time. तो important word क्या था? Unlisted public company to public. IPO, I repeat, IPO refers to offer of security by कौन सा कंपनी? Underline unlisted public company. To which company? To public, sorry, to public. Public को इश्यू करता है first time.
वेयर एज फर्दर पब्लिक ऑफर क्या है? फर्दर पब्लिक ऑफर मीन्स ऑफर ऑफ सिक्योरिटी बाय हुम लिस्टेड पब्लिक कंपनी टू पब्लिक टू व्हाट? रीसेल सब्सिक्वेंट कैपिटल। तो सर मीनिंग, चलो मीनिंग बोलो। इनिशियल पब्लिक ऑफर कौन किसको देता है? अनलिस्टेड कंपनी टू पब्लिक फर्स्ट टाइम। और एफपीओ में क्या है सर? लिस्टेड पब्लिक कंपनी टू पब्लिक। ओके सर। टाइप ऑफ इश्यूअर कंपनी, IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर इश्यू बाय द अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, whereas फर्दर पब्लिक ऑफर इश्यू बाय द लिस्टेड पब्लिक कंपनी। लर्न हो गए? 2 पॉइंट समझे? देखो 4 तो मिनिमम करने, आगे सब करेंगे, लेकिन IPO और FPO में अब बाउंसर नहीं जाना चाहिए। IPO अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी टू पब्लिक, मीनिंग में भी वही लिखा। और सेकंड पॉइंट हमने क्या बता दिया? टाइप्स ऑफ इश्यूअर कंपनी, उसमें भी वही लिखा कि ये वाला जो IPO है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी एंड FPO क्या? लिस्टेड पब्लिक कंपनी। व्हेन इशू, कब इशू किया जाता है IPO? इट इज यूजुअली इशूड बाय एग्जिस्टिंग कंपनी विच वांट टू रेज कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक फॉर फर्स्ट टाइम। अंडरलाइन करो, फर्स्ट टाइम। एंड FPO क्या है? इट इज यूजुअली इशूड बाय लिस्टेड पब्लिक कंपनी व्हेन इट्स वांट टू रेज फर्दर कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक। फर्स्ट टाइम अगर करना है तो IPO, फर्दर अगर वापस आगे और कुछ पैसा चाहिए तो FPO। ऑर्डर ऑफ इशू, IPO preceded FPO. IPO is the first time sale of share of the public company, मतलब वो उससे पहले होता है। बिफोर FPO IPO होता है और FPO ऑलवेज डन आफ्टर IPO। कितना सिंपल था। ऑर्डर ऑफ इश्यू सर, पहले IPO इश्यू होता फिर FPO इश्यू होता, पहले पॉइंट में। यहां पे क्या लिखेंगे? FPO में FPO ऑलवेज डन आफ्टर IPO। FPO इज द सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट सेल ऑफ द शेयर टू द पब्लिक। खत्म हो गया मालिक। लर्न पॉइंट क्या? इश्यू ऑफ शेयर, राइट? सॉरी, ऑर्डर ऑफ इश्यू। ऑर्डर ऑफ इश्यू में पहले क्या रहेगा? IPO, बट ऑफ दिस इनिशियल पब्लिक ऑफर पहले IPO रहेगा फिर आएगा FPO। और उधर क्या लिखोगे? FPO ऑलवेज इशू आफ्टर क्या? IPO। खत्म आपका एक पॉइंट। लिस्टिंग, कंपनी गेट लिस्टेड आफ्टर इशूइंग IPO, दैट्स व्हाई वो लिस्टेड हो जाता है। एंड कंपनी मेकिंग FPO ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी। रिस्क, रिस्क क्या है सर? रिस्क में लिखोगे इट इज वेरी रिस्की फॉर द इन्वेस्टर एज इट कैन नॉट प्रेडिक्ट द कंपनीज परफॉर्मेंस। एंड कौन? IPO रिस्की होता है, बट FPO इट इज लेस रिस्की for the investor as he has an idea of the company's past performance and can judge its future performance। क्योंकि FPO तक उसे पता हो गया होता है। देखो रेगुलर लेक्चर में इन डिटेल बताया मैंने तो, लेकिन अब रिवाइज करा रहा हूं, फास्ट में बता रहा हूं, आपका भी टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए, लेकिन समझना चाहिए तो ही याद रहेगा। क्या होता है कि IPO इनिशियल, बर्गर किंग का IPO आया था अभी। बर्गर किंग का जब IPO आया था तो मालिक पता नहीं था वो क्या परफॉर्म करेंगे, लेकिन उसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया। लेकिन रिस्क था ना, रिटर्न दिया, लेकिन नहीं तो उल्टा भी लग जाता, हो सकता है लॉस भी हो। लेकिन FPO क्या है कि ऑलरेडी पता है कंपनी क्या परफॉर्म कर रही, कैसे परफॉर्म कर रही, तो उसमें ज्यादा रिस्क नहीं रहता, राइट? तो कितने पॉइंट थे मालिक? 6 पॉइंट। चलो फटाफट वापस रिवाइज करें, लर्न करें। यस सर। चलो बोलो, टेंशन नहीं रखने का कुछ भी। IPO वर्सेस FPO। IPO क्या सर? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी पब्लिक को देगी, मीनिंग में ये लिस्टेड पब्लिक कंपनी पब्लिक को इशू करेंगे। ओके। टाइप्स ऑफ इश्यूअर कंपनी में सर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी होती है और FPO में लिस्टेड पब्लिक कंपनी होती है। व्हेन इशू सर, फर्स्ट टाइम IPO होता है, सेकेंड टाइम ऑनवर्ड FPO होता है। ऑर्डर ऑफ इशू सर, IPO पहले होगा, FPO बाद में होगा। और यहां पे क्या लिखेंगे? FPO इशू आफ्टर द IPO। लिस्टिंग सर, कंपनी एक बार IPO इश्यू करने के बाद लिस्टेड होती है और यहां पे लिस्टेड कंपनी क्या कर सकते हैं? FPO इश्यू कर सकती है। रिस्क सर, यहां पे IPO में ज्यादा रिस्क है, FPO में कम रिस्क है। खत्म। लेकिन देखो कितना इजीली हुआ, लेकिन पहले समझना पड़ा, राइट सर? ओके मालिक, महाराष्ट्र के हर बच्चे तक वीडियो पहुंचाने का काम आपको करना है, राइट? और मेरी यही दुआ है कि हर बच्चा जिसने क्लासेस नहीं भी लगाए या जो भी है, हर किसी को बेनिफिट होना चाहिए और हर किसी को अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए करके। सर सेकंड पॉइंट, और टेंशन मत लो, थर्ड चैप्टर के बाद 4, 5, 6, 7, 8 में से कोई डिस्टिंग्विश है ही नहीं। 4, 5, 6, 7, 8 में से कोई डिस्टिंग्विश है ही नहीं, 5 चैप्टर में से। फिर आगे के चैप्टर में से डिस्टिंग्विश चालू होते हैं और इन्हीं में से आपको आने वाले हैं। तो जितना गारंटी दे रहा हूं ना, वो पिछले 8-9 साल से जो पढ़ा रहा हूं उतना एक्सपीरियंस है, इसलिए बताओ। तो भरोसा रखो और सारे चैप्टर शिद्दत से करो। फिक्स प्राइस इशू मेथड वर्सेस बुक बिल्डिंग मेथड। बहुत सारे बच्चे इस पॉइंट को छोड़ रहे हैं, आई नो, और बहुत ही शांति से मैं ये पॉइंट कराने वाला हूं। भले मुझे सेकेंड पार्ट 2 इसका रिकॉर्ड करना पड़ा तो भी चलेगा, लेकिन पार्ट 1 में मैं इतने ही आपको बताऊंगा डिस्टिंग्विश, और पार्ट 2 में आधे बाकी के बता दूंगा करके। ध्यान दो, फिक्स प्राइस इशू मेथड वर्सेस बुक बिल्डिंग मेथड।
और याद रखो कि आपने डिस्टिंग्विश किया ना तो शॉर्ट नोट्स का आंसर भी हो जाएगा। मीनिंग, अंडर दिस मेथड, विच मेथड? फिक्स प्राइस, the issue price of shares is mentioned in the prospectus and investor have to buy share at that price only। सर प्रोस्पेक्टस इशू होता है, प्रोस्पेक्टस मतलब क्या? एडवर्टीजमेंट जैसा कि हम हमारी ये कंपनी इतने इतने शेयर इशू करने वाली है, इसका इतने डिविडेंड मिलेगा वगैरह वगैरह सारी बातें दी रहती है। तो वापस मीनिंग क्या है? अंडर फिक्स प्राइस मेथड issue price of share is mentioned in the prospectus and investor have to buy share at that price only जो prospectus में दी हुई है। जैसे कि 100 रुपया तो 100 रुपया। समझ में आया? बुक बिल्डिंग समझते हैं। Under this method, the issue price is determined by bidding process. The investor are given a price band and are asked price at a price which are within a band. This way, company arrives at a price at which it will sell its share। तो सर क्या होता है? आपने देखा ना, बिडिंग होता है, मतलब कोई एक ज्यादा प्राइस लगाता है, कम प्राइस, मतलब एक हायर और लोअर प्राइस दे दिया जाता है, राइट? आपने पढ़ा होगा और रेगुलर बैच में पढ़ाया था। तो उस प्राइस के बीच में उसको बिडिंग करना है और जितना मेजॉरिटी लोग बिडिंग करेंगे, जो मैक्सिमम जो मेन प्राइस आएगा उस पे उसे क्या कर दिएगा? सेल कर दिया जाएगा। तो बेसिक फर्क क्या है? फिक्स प्राइस कहां पे होता है? आईपीओ में। बाइडिंग कहां पे होता है? बिडिंग इसमें। कहां पे? बुक बिल्डिंग में। प्राइस ऑफ द शेयर, द एग्जैक्ट प्राइस ऑफ शेयर इज नोन इन एडवांस एंड द मेंशन इन द प्रोस्पेक्टस। बट ऑब्वियसली देखो अपने आप सेकंड पॉइंट लर्न हो जाएगा अगर मीनिंग समझा तो, कि सर पहले यहां पे फिक्स हेडिंग देखो, फिक्स प्राइस इशू मेथड में पहले से एडवांस में प्राइस पता होता है। बुक बिल्डिंग मेथड में देखते हैं, द प्राइस ऑफ शेयर इज नॉट नोन इन एडवांस। सर इतना लिखता है क्या? कहां पे प्राइस एडवांस में नोन होता है? फिक्स प्राइस में। कहां पे एडवांस में प्राइस नोन नहीं होता है? सर बुक बिल्डिंग में। ओनली द मिनिमम प्राइस एंड मैक्सिमम प्राइस एट विच द कंपनी इज विलिंग टू सेल द शेयर इज नोन इन द एडवांस। तो क्या मिनिमम और क्या मैक्सिमम, ये जो एक लिमिट लगा के दिया है वही पता होता है बुक बिल्डिंग में। तो प्रोस्पेक्टस ध्यान दो, फिक्स प्राइस में कंपनी हैज टू इशू प्रोस्पेक्टस एंड इट कंटेन द डिटेल ऑफ द प्राइस एट विच शेयर आर ऑफर्ड एंड टोटल नंबर ऑफ शेयर आर ऑफर्ड बाय द कंपनी। कंपनी को इसमें फिक्स प्राइस मेथड में प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है, उसमें शेयर का जो प्राइस है वो देना पड़ता है एंड सारी डिटेल। लेकिन बुक बिल्डिंग में कंपनी इशू रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस। अंडरलाइन करो, एमसीक्यूज आया तो 1 मार्क्स भी आपका हो जाएगा। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस है, आपके डिस्टिंग्विश के साथ ऑब्जेक्टिव्स भी हो रहे हैं। चलो फिक्स प्राइस मेथड में नॉर्मल प्रोस्पेक्टस, लेकिन बुक बिल्डिंग मेथड में क्या? रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस इज कंटेन ओनली द प्राइस बैंड एट विच टोटल नंबर ऑफ शेयर ऑफर्ड बाय द कंपनी। मतलब लोअर और अपर लिमिट और लोअर लिमिट उतना प्राइस दिया रहता है, उसको उसमें उस रेंज में लोगों को क्या करना होता है? बाइडिंग करना पड़ता है। और इसको क्या कहते हैं? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ये के मालिक प्रोस्पेक्टस को कहां पे? नॉर्मल प्रोस्पेक्टस यहां पे, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस वहां पे। डायमेंशन ऑफ द डिमांड, determination of the demand. Company comes to know the public demand for its share only after the closure of issue। एक बार इशू क्लोज हो गया, आपने नॉर्मल जो दोस्तों कंपनी अकाउंट में सम किए ना, वैसे होता है कि मैंने इश्यू तो किया, देखो ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन समझता है, एक बार क्लोज होने के बाद समझता है कि भाई मेरे शेयर सब्सक्राइब हुए, कितने हुए, क्या हुए करके, ओवर सब्सक्राइब हुए कि अंडर सब्सक्राइब हुए, क्लोजर के बाद समझता है। बट इस मेथड में क्या है? कंपनी कैन नो द पब्लिक डिमांड फॉर द शेयर एवरी डे, क्योंकि लोग क्या करते हैं? रोज अपना बाइडिंग कर रहे हैं। द बिड्स आर रजिस्टर इन द बुक्स एवरी डे टिल द क्लोजर ऑफ द इश्यू। ठीक है। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी और इंटायर मनी हैज टू बी पेड बाय द इन्वेस्टर एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग एप्लीकेशन फॉर शेयर। वापस अपना अकाउंट याद करो कि पहले एप्लीकेशन देते हो, एप्लीकेशन मनी रिसीव करना है, तो फिक्स प्राइस मेथड में एप्लीकेशन मनी लेते हैं। लेकिन यहां पे क्या है? बुक बिल्डिंग में ओनली एप्लीकेशन मनी हैज टू बी पेड एट द टाइम ऑफ बिडिंग, मनी विल बी कलेक्टेड ओनली आफ्टर द इश्यू ऑफ प्राइस हैज बीन फिक्स। एक बार प्राइस फिक्स हो गया उसके बाद उसको रिमेनिंग पैसा देना है। लेकिन इस केस में एप्लीकेशन फिक्स प्राइस में मैं थोड़ा या पूरा पैसा भी मांग सकता हूं, लेकिन बुक बिल्डिंग मेथड में एप्लीकेशन मनी कुछ अमाउंट में दूंगा और रिमेनिंग मनी एक बार प्राइस फिक्स हो गया, जैसे कि मैंने अपर लिमिट रखा था 10, लोअर लिमिट रखा था 5 और मेरा प्राइस सेट हुआ 7 बिडिंग के आफ्टर, तो जितना पैसा रिमेनिंग बाकी उतना ही देना पड़ेगा। व्हेन यूज्ड इट कैन बी यूज फिक्स प्राइस जब पब्लिक इशू होता है, राइट इशू होता है और इशोस इशू होता है। ये इंपॉर्टेंट है एग्जांपल याद रखने का। इट कैन बी यूज फॉर इशू ऑफ पब्लिक इशू, राइट इशू एंड इशोस। एंड बुक बिल्डिंग कब होगा? इट यूजुअली यूज इन द पब्लिक इशू ऑफ आईपीओ, एफपीओ। अंडरलाइन करो।
सर बुक बिल्डिंग मेथड कब होता है? आईपीओ एफपीओ में होता है, और यहाँ पे ये वाले पॉइंट आप लिखोगे करके। मालिक ये वाला सबसे कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट था, बहुत बच्चे छोड़ देते हैं, लेकिन 6 में से आपको अगर 4, देखो दोस्तों जब मैं कहता हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ चैप्टर अच्छे से करो, पहले 5 चैप्टर 60 मार्क्स देगा, तो इसका मतलब क्या था? उतने शिद्दत से आपको करना है। तो आप लोग सबसे पहले देखो सर क्या है पहला पॉइंट, अगर आप देखोगे प्राइस फिक्स इशू मेथड फिक्स प्राइस इशू मेथड एंड बुक बिल्डिंग मेथड। आपको मीनिंग एक बार देखना है। प्राइस ऑफ शेयर सर कहाँ पे प्राइस नोन रहती है? तो फिक्स प्राइस में। कहाँ पे नोन नहीं रहती है? तो बुक बिल्डिंग में, राइट, वहां पे बिडिंग होता है। प्रोस्पेक्टस कहां पे नॉर्मल प्रोस्पेक्टस दिया जाता है? यहां पे। कहां पे रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस दिया जाता है? बुक बिल्डिंग में। डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड सर यहां पे पता रहता है पहले से, राइट। कंपनी कम्स टू नो द पब्लिक डिमांड फॉर इशू ओनली आफ्टर द क्लोजर के बाद पता होता है, यहां पे रोज डेली बेसिस पे अपडेट रहता है। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी हो सकता है पहले केस में आपको पूरा या कुछ पार्ट ले, यहां पे पहले कुछ पार्ट लिया जाता है और प्राइस फिक्स होने के बाद बाकी का होता है। व्हेन यूज सर आईपीओ इसोस में होता है सर, आईपीओ और आईपीओ सॉरी पब्लिक इशू और राइट इशू में होता है, और आईपीओ एफपीओ में होता है। दैट्स इट। राइट इशू और बोनस इशू लास्ट डिस्टिंग्विश है। इसके बाद पार्ट 2 में ओके यहाँ पे ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन भी है। तो दोस्तों चलो ये वाला पार्ट 1 में यहाँ पे खत्म करता हूं। इतने डिस्टिंग्विश आपने किए। पार्ट 2 बनेगा जिसमें राइट इशू बोनस इशू में आपको बताऊंगा, ट्रांसफर ट्रांसमिशन आपको बताऊंगा, एंड आगे चैप्टर नंबर 9, 10, 11, 12 के भी पॉइंट आपको बताऊंगा। तो आई होप इसका रिस्पॉन्स मैं देखता हूं कैसे आप उसको रिएक्ट कर रहे हो, इसका यूज हो रहा है कि नहीं। यूज हो रहा है तो कमेंट करो, राइट। आपको सारी चीजें बताओ। सेकेंड पार्ट में रिमेनिंग डिस्टिंग्विश में कवर करा के देता हूं। तो आपके 2 लेक्चर में सारा का सारा 12 मार्क्स सारे के सारे आपके हाथ में हो गए। ठीक है, तो दोस्तों यहीं पे रुकता हूं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं सेकेंड पार्ट में बाकी के डिस्टिंग्विश के साथ, और आपका ये 12 मार्क्स डन हो जाएगा। चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।